हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एक नई तरह की खबरें हमें हमेशा सुनने को और जानने को मिलती रहती हैं। इसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध या संघर्ष कहें, दोनों को ही कह सकते हैं। इस दौरान एक नया पार्टनर हमें एक नया मध्यस्थ के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं। तो तुर्की ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में मध्यस्थता करने की बात कही है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम तुर्की के चश्मे से देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है या हम कहें संघर्ष चल रहा है, उसके बीच में तुर्की के क्या हित जुड़े हुए हैं, तुर्की क्यों यहाँ पर मध्यस्थता करना चाह रहा है और तुर्की के इस पूरे डायमेंशन में क्या संबंध है, वे कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर तुर्की की हिस्सेदारी मौजूद है और तुर्की किस तरह से इन चीज़ों को नियंत्रित करता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। टॉपिक है हमारा रूस यूक्रेन संघर्ष में क्या चाहता है तुर्की। ठीक है, तो तुर्की के तरफ से हम मामले को देखेंगे। चर्चा के जो बिंदु है उसमें अभी न्यूज़ की बात कर लेंगे। न्यूज़ में क्या कहा गया है, एक न्यूज़ के अंतर्गत एक बात आई है अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम की, इसको भी जानेंगे क्या है। संघर्ष में तुर्की का क्या पक्ष है और तुर्की के क्या हित हैं, दोनों ही बातों को समझेंगे। एक निष्कर्ष के तौर पर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखेंगे, चूंकि भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जो एरिया है काला सागर का, वो भी यहाँ से जुड़ता है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। न्यूज़ बताती है टॉप रशिया यूक्रेन डिप्लोमेट्स बिगिन टॉक्स इन तुर्की, ऑफिशियल्स ने ऐसी जानकारी दी है। और इसके अलावा और भी रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान तुर्की के क्या हित हैं, इस पर भी समझेंगे न्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो एक क्षेत्र है अंताल्या, इस पर अभी बात करते हैं। तो अंताल्या डायलॉग्स के अंतर्गत एक गैदरिंग आयोजित की जानी है, लेकिन उस गैदरिंग के आयोजन से एक दिन पहले यानी आज इस बारे में एक चर्चा की जा रही है, यानी रूस और यूक्रेन और साथ ही तुर्की के जो महत्वपूर्ण राजनयिक हैं और हम कहें कि विदेश मंत्री स्तर के जो अधिकारी हैं और राजनेता हैं, वो मिलकर के इस समस्या के समाधान निकालने की तरफ प्रयास कर रहे हैं। तो एक बैठक ऐसी ही आज आयोजित की गई है, उसके बाद अंताल्या डायलॉग आयोजित किया जाएगा। तो एक बार पहले ये समझ लेते हैं अंताल्या डायलॉग क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम एक फोरम है जो कि वैश्विक और क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक कूटनीतिक चर्चा के मंच के रूप में कार्य करता है। अंताल्या क्या है, पहले अंताल्या को ही समझ लें। तो अंताल्या यहाँ पर तुर्की का एक शहर है जो कि भूमध्य सागर के साथ यहाँ पर अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर अंताल्या से जुड़ा हुआ एक सवाल ये बन जाता है कि अंताल्या किस देश का एक शहर है और ऑप्शन में अगर दे दिया जाए सीरिया, इराक या फिर जॉर्जिया, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब है तुर्की। तो तुर्की का शहर है अंताल्या, जहाँ पर ये डायलॉग आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित किया जाएगा? 11 से 13 मार्च तक इसका आयोजन होगा। कुछ और जानकारी समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है। विचारों का आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय जो चुनौतियां हैं उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। जो भी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं, शीर्ष राजनेता हैं, डिप्लोमेट हैं, राय निर्माता हैं, शिक्षाविद हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो सभी मिलकर के यहाँ पर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये इस बार दूसरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अब बात करें हम तुर्की की, तो तुर्की के पहले स्थिति को समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तुर्की यहाँ पर मौजूद है, खासकर कहाँ? भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में। तो इसके उत्तर में काला सागर है और दक्षिण में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर का एरिया है। इसकी सीमा किस किस देश से लगती है? यहाँ पर सीरिया है, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और यहाँ पर बुल्गारिया और ग्रीस के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। और तुर्की की राजधानी है अंकारा। और ये वो वाला क्षेत्र था जिसकी हमने बात की। अब इस संघर्ष में तुर्की के क्या इंटरेस्ट हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहले तुर्की के जो इंटरेस्ट है उनको हम विस्तार से समझते हैं। तुर्की के जो पक्ष हैं रूस को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के और पश्चिमी देशों के साथ कैसे उसके संबंध है, इसको जान लेते हैं। अभी हाल ही में रूस ने जो स्थितियां पैदा की हैं उसके संबंध में तुर्की ने किस तरह से विरोध दर्ज किया या फिर कितना उसका साथ दिया, इसको भी देखते हैं। तो दो क्षेत्र थे यूक्रेन के, लुहांस और डोनेट्स्क, जिसको रूस ने अलग से गणराज्यों के रूप में मान्यता दे दी थी। तो यहाँ पर तुर्की की तरफ से इस मान्यता को खारिज किया गया है और ऐसा कहा गया है कि ये सही नहीं है। इसके अलावा जो रूस ने यहाँ पर आक्रमण किया है
रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, तो रूस के द्वारा किए गए एक आक्रमण के रूप में इस पूरे मामले को तुर्की ने बोला है और ऐसा देखा है, और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत भी इस मामले को लेकर के गया है और उसमें मतदान किया है। इसके अलावा 1936 का एक मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, तो यहाँ पर तुर्की ने इस कन्वेंशन को भी लागू किया है। इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें, ये कन्वेंशन क्या करता है, तो यहाँ पर तुर्की मौजूद है और यहाँ पर है ब्लैक सी, यहाँ पर है मरमरा सागर और यहाँ पर है एजियन सागर। तो काला सागर से लेकर के भूमध्य सागर तक का जो ट्रेड रूट है वो यहाँ से मुख्य रूप से 2 स्ट्रेट से होकर के जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझते हैं। यह है बॉस्फोरस जल संधि, यहाँ पर है डार्डेनल्स जल संधि। तो जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन हुआ था उसके तहत तुर्की को कुछ अधिकार दिए गए थे इस ट्रेड को यहाँ पर एक तरह से देखने के लिए और इसको निर्धारित करने के लिए, खासकर कब जब युद्धरत कोई स्थितियां बन रही हों। तो युद्धपोतों को यहाँ से जाने से तुर्की यहाँ पर बाधित कर सकता है और यहाँ से गुजरने वाले जो भी युद्धपोत होते हैं उनको यहाँ से गुजरने के लिए तुर्की से अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि इसमें इस जो पूरी संधि थी इसके अंतर्गत एक क्लॉज डाला गया था जिसमें कुछ बात शामिल की गई थी आर्टिकल 19 के तहत। इसमें कहा गया था कि ऐसे देश जो काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं उनको कुछ विशेष मामलों में छूट दी जाएगी कि वे यहाँ से अपने युद्धपोत लेकर जा सकते हैं। तो इसकी कुछ छूट रूस को मिल सकती है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से हमें तुर्की का यहाँ पर एक पक्ष दिखाई देता है जो कि इस क्षेत्र में शांति की बात करता है और एक प्रयास जिसमें इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ उसके तरफ से कदम उठाए हुए दिखते हैं। इसके अलावा जब क्रीमिया पर 2014 में रूस ने कब्जा किया था तब भी इसको अवैध कहा था तुर्की ने, ठीक है। तो एक एंगल ये दिखता है। अब दूसरे एंगल पर हम बात करते हैं, तो दूसरा एंगल एक और दिखता है कि रूस पर अभी तक कोई भी इकोनॉमिकल जो सैंक्शंस हैं, आर्थिक प्रतिबंध हैं, वे नहीं लगाए हैं तुर्की की तरफ से। इसके अलावा तुर्की के रूस और यूक्रेन दोनों से ही संबंध है। इसके अलावा तुर्की नाटो का भी सदस्य है और तुर्की की इस वक्त जो छवि है उसकी जो शीर्ष नेता है उनके अंतर्गत एक बढ़ते हुए धार्मिक रूढ़िवादी देश के रूप में भी होती जा रही है, यानी कट्टरवादी देश एक तरह से होता जा रहा है। इसके अलावा रूस तुर्की का मित्र तो है, लेकिन रूस ऑटोमन जब साम्राज्य हुआ करता था एक समय में, तो सदियों पुरानी दोनों के बीच में क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता भी मौजूद है। इसके अलावा एक और जो एंगल यहाँ पर जुड़ता है वो है तुर्की के कुर्द विद्रोहियों का, तो इसको पीकेके इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर रूस की जो निकटता है, रूस का समर्थन एक तरह से देखा जाता है, तो वो तुर्की को पसंद नहीं आता। तो दोनों देशों के कहीं ना कहीं अपने हित जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जो विरोधी स्थितियां हैं वे भी बनी रहती हैं। इसके अलावा सीरिया की अगर हम बात करें तो सीरिया में रूस और तुर्की विरोधी पक्षों से लड़ रहे थे। सीरिया का एक जो उत्तर पश्चिमी एरिया था इदलिब, इस एरिया का ये पूरा संघर्ष था जहाँ पर जो रूस है वो बशर अल असद जो उस वक्त वहाँ के शीर्ष नेता थे उनको समर्थन कर रहा था, जबकि तुर्की इसके विरोधी गुटों का समर्थन कर रहा था। इसके अलावा उसी दौरान तुर्की सेना ने एक रूसी लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। तो अब एक सवाल ये बनता है कि जब रूस और तुर्की के बीच में एक भी नहीं बनती हुई दिख रही है, ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच में तुर्की मध्यस्थता क्यों करना चाहता है? इसका अगर हम जवाब तलाशें तो यहाँ पर हमें इसका उत्तर दिखेगा, तुर्की के हित। कोई भी देश आज के समय जितनी भी भू राजनीतिक परिस्थितियां मौजूद हैं, कोई भी किसी का ना ही पूरी तरह से प्रतिद्वंदी होता है ना ही पूरी तरह से सहयोगी होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, डिप्लोमेसी की बहुत ही खास बात है, इस बात को समझिए। तो हर देश के एक दूसरे देशों के साथ अगर निकटता दिखाई देती है या प्रतिद्वंद दिखाई देता है तो उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण, प्रमुख कारण के रूप में आपको दिखाई देंगे आर्थिक कारण, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति। तो यहाँ पर भी आर्थिक और सैन्य कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, यानी रूस तुर्की के मुख्य व्यापार भागीदारों में से एक है। इसके अलावा रूस तुर्की के लिए एक प्रमुख निर्यातक है, खासकर तेल और गैस का, ठीक। 2019 में दोनों का जो द्विपक्षीय व्यापार था लगभग $16.4 बिलियन था। गैस पाइपलाइन बिछी हुई है काला सागर के अंतर्गत, काला सागर के नीचे से तुर्की से रूस के बीच में। इसके अलावा रक्षा सौदों की बात करें तो S-400 मिसाइल
ली हुई है तुर्की ने रूस से, यानी रूस बहुत बड़ा यहाँ पर इनके लिए निर्यातक है। रूस द्वारा तुर्की के कुछ साउथ तुर्की के एरियाज में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। ये हुआ इनका पक्ष। अब यूक्रेन के लिए तुर्की का पक्ष क्या है? देखिए, जिस तरह से रूस तुर्की को बहुत ज्यादा निर्यात करता है, उसी तरह तुर्की यूक्रेन को निर्यात करता है। यानी यूक्रेन का व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है तुर्की। यहां पर द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2.15 बिलियन का है। तुर्की ने यहां पर यूक्रेन को कई सारे हथियार दिए हैं। एक दिया है मिसाइल वाहक ड्रोन, जिसका इस्तेमाल किया था तुर्की ने रूस के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था। रूस को वैसे भी नहीं अच्छा लगा कि आपने क्यों दे दिया। इसके अलावा रूस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था इसी बीच में, जब युद्ध चल रहा था। तब जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन जी गए थे वहां की राजधानी में। इसके अलावा काला सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ट्रेड के लिए, और तुर्की स्ट्रेट जो बॉस्फोरस स्ट्रेट मौजूद है वहां पर, उस क्षेत्र में स्थिरता अगर बनी रहेगी तो तुर्की के जरिए जो होने वाले व्यापार हैं, तुर्की के व्यापार और अन्य देशों के व्यापार, वे भी लगातार होते रहेंगे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो इस्पात, गेहूं, उर्वरक, कई सारी चीजें हैं जिनका ट्रेड बाधित हुआ है। उससे विश्व के अंतर्गत काफी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एक और दिक्कत हुई है कि तुर्की में लगभग 50% तक इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ये भी एक समस्या है। तो महंगाई को रोकने के लिए, अपने खुद के क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए तुर्की के लिए ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ऐसा करने से और क्या फ़ायदा होगा कि तुर्की की जो छवि है एक क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरती हुई दिखाई देगी, और सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा के लिए बनाई गई रणनीतियों के लिहाज से ये बहुत ही अहम मुद्दा है तुर्की के लिए। और ये जो मुद्दा हमें केवल तुर्की के लिए दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी भी किसी भी क्षेत्र में संघर्ष अगर होता है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद जो भी हितधारक होते हैं, हितधारकों का अर्थ हुआ उस क्षेत्र में मौजूद जो खास देश होते हैं, उन सभी के ऊपर लगभग ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। तो वे प्रयास यही करते हैं कि युद्ध शांत हो जाए, भले ही उनका एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे संबंध ना हो। लंबे समय तक जब युद्ध चलता है ऐसी स्थितियों में, वो भी बड़े देशों के बीच, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता सभी के हितों के लिए आवश्यक है। वो किसी भी युद्ध के अंतर्गत देखा जाए, खासतौर से अगर उसमें कुछ बड़े देश इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इकोनॉमी पर पड़ने वाला प्रभाव पूरे विश्व की इकोनॉमी पर पड़ता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अछूता नहीं रहेगा। हम पहले भी कई बार भारत का एंगल इस मुद्दे पर डिस्कस कर चुके हैं। तो तेल की कीमतें, गेहूं की कीमतें, बहुत सारे खाद्य तेल की कीमतें, ये सब इससे प्रभावित होती हैं, तो भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जो कूटनीतिक प्रयास हैं, अंतालिया डायलॉग और इस तरह के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, तुर्की की तरफ से, या फिर रूस और यूक्रेन की तरफ से भी अगर प्रयास दिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रयासों को करते हुए एक अंजाम तक पहुंचाना होगा और इसके जरिए ही युद्ध को रोका जाना चाहिए और पहले की तरह स्थितियां सामान्य करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो सवाल क्या बन सकता है? सवाल है, काला सागर से होने वाला व्यापार क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के संसाधनों को बनाए रखने पर ही हितधारकों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तुर्की द्वारा रूस यूक्रेन के बीच की गई मध्यस्थता की पेशकश को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है, तो प्रश्न थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, शब्दों का यहाँ पर खेल है। आसान उतना ही है, जैसे काला सागर से होने वाला व्यापार, पहला जो कीवर्ड है काला सागर से होने वाला व्यापार क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के संसाधनों को बनाए रखने पर ही हितधारकों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यानी सीधी सी बात यह है कि क्षेत्रीय स्थिरता अगर बनी रहेगी तो जो भी वहां पर देश इस व्यापार से संबंधित है उनके लिए ये व्यापार लाभकारी हो सकेगा और वे व्यापार ठीक तरह से कर सकेंगे। तो तुर्की ने जो प्रयास किया है इसी को ध्यान में रखते हुए इसे बताना है और पूरा डिस्कशन इस टॉपिक का हमने इसी पर किया है। तो इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कीजिए। आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया।